प्राइम डिबेट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है हाथ छोड़ने वाले निकम्मे। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। अशोक गहलोत के इस बयान के साथ ही सियासी पारा काफी तेज हो गया है, बढ़ गया है। गहलोत ने उन नेताओं को टारगेट पर लिया जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक गहलोत ने कहा कि कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं। अशोक गहलोत ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन नेताओं पर था जो अपने अपने अवसर को लेकर पार्टी में ही कलह मचाते हैं। इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि जब तक ये नेता कांग्रेस में थे तब तक वो अच्छे थे, अब वो कैसे बुरे हो गए। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और बयान सुनते हैं अशोक गहलोत। प्रदेश की सियासत में 2020 के बाद गद्दार निकम्मे की गूंज। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को गहलोत ने बताया नक्कारा। अब उनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करो, क्योंकि अफसरवादी का होते ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नकारा कह दो, गद्दार कह दो। बीजेपी का सवाल, कांग्रेस में अच्छे थे, पार्टी बदलने से कैसे बुरे हो गए। उनको बीजेपी भागी है ना, उन्होंने उसको ये उनके मन में था कि भाई ये अच्छी पार्टी है और आप पिट गए, तो आप कह रहे हो कि वो नकारे ये हैं। हाथ छोड़ने वाले निकम्मे। चर्चा करते हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं। प्रताप राव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। अरुण शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। राजीव जैन सर, राजनीतिक विश्लेषक, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आशुतोष रावत जी आज आपसे, गद्दार, निकम्मा, नक्कारा सीजन 2 2020 के बाद इसका प्रीमियर भला क्यों करना पड़ा मुख्यमंत्री या कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को? देखिए रविंद्र जी, हमको इस बयान से पहले हमको अशोक गहलोत जी की राजनीतिक स्टाइल को मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है। अशोक गहलोत जी हमेशा चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं और पार्टी पर अपनी कमान रखना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और वो एक इतने अनुभवी राजनेता हैं कि वह समझते हैं कि अवसर का फायदा कैसे उठाना है। राजस्थान में कांग्रेस को कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक को वो इस बार पूरा नहीं होने देंगे, हैट्रिक नहीं लगने देंगे और उसका क्रेडिट अब ऐसे समय में अशोक गहलोत इस बयान के माध्यम से लेना चाहते हैं कि जो नाकारा थे, निकम्मे थे, वो छोड़कर चले गए और मेरे जैसे जो पार्टी के लिए वफादार लोग हैं, जो पिछले 40 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस आज यहां इस स्थिति में है, शायद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश है और अपने पार्टी के अंदर एक बार फिर से वो अपने आप को शायद एक बार फिर चुनाव के बाद जिस तरह से रिशफलिंग की बात की जा रही है कि कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर से अपने स्ट्रक्चर को रिशफल करेंगे, तो शायद उस रिशफलिंग के लिए एक बयान भी। लेकिन आशुतोष जी, इसका दूसरा पहलू अगर मैं ये कहूं कि हार का बहाना पहले से ही ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब 5 साल सरकार थी तब तो खूब मौज करी और जब पार्टी संकट में आई तो छोड़कर चले गए, भाई इन्हीं की वजह से हारे हैं। देखिए नहीं रविंद्र जी, कांग्रेस के हार का ठीकरा इन नेताओं के सर नहीं फोड़ना चाहते। कम से कम मुझे नहीं लगता कि नेताओं पर जो गहलोत साहब ने जो बयान दिया है उसके जरिए वो हार का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बयान के माध्यम से उल्टा वो जो उनको संभावनाएं राजस्थान के अंदर जो कुछ नजर आ रही है, शायद उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि यह मेरे और मेरे जैसे वफादारों की वजह से पार्टी आज इस स्थिति में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकती है। हालांकि 4 जून को इस स्टेटमेंट की असली परीक्षा होगी कि उनका यह स्टेटमेंट कितना सही था, कि क्या वाकई वो एसेट थे या लायबिलिटीज थे। ये 4 जून को इस बयान की हम ज्यादा अच्छी तरीके से। अरुण शर्मा जी, आपके पास आता हूं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा, गिरिराज सिंह मलिंगा, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा, आलोक बेनीवाल, शंकर सिंह पन्नू, करण सिंह यादव, सुभाष महरिया, गोपाल सिंह इडवा, लिस्ट इज एंडलेस। और यह सिर्फ मैं राजस्थान के ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का जिक्र कर रहा हूं। क्या ये तमाम लोग अवसरवादी थे
नक्कारा थे, निकम्मे हैं, गद्दार हैं, अवसरवादी हैं, नॉन परफॉर्मिंग हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, आपके साथ थे तो सही थे। जी रविंद्र, आपने बड़ी बेहतरीन लिस्ट बताई और उस लिस्ट से अंदाजा हुआ कि किस जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान थ्रू आउट चलाया, पूरे देश में चला, राजस्थान में भी चला। राजस्थान में तो एक सीनियर लीडर को इसकी कमांड दे दी गई थी कि आपका काम सिर्फ ये है कि कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से आदमी तोड़ के यहाँ लाने हैं। उनने ठीक ठाक स्कोर भी किया इस उम्मीद में कि वो मंत्रालय में लिए जाएंगे। अभी वो कश्मकश जारी है, लेकिन खुलकर बोलिए ना, आपको ईडी सीबीआई का डर है क्या? नाम लीजिए ना। नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक जी ने जो नाम दिए हैं उनको, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नाम नहीं है। ये सभी नेता बरसों तक, डिकेड्स टुगेदर, ये सत्ता में बने रहे, कांग्रेस के साथ मिनिस्टर रहे, जो भी लाभ हो सकते थे वो उठाए गए, और थोड़ा भी पार्टी पे संकट आया चले गए। वो इन्हीं नामों से जाने जाएंगे, इसमें कोई अचरज की बात नहीं। अरुण शर्मा जी, क्या ये जी आपके पार्टी के उन नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं? उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि आखिर ये छोड़कर क्यों चले गए? और क्या वो इनको नहीं पहचान पाए कि ये गद्दार हैं, निकम्मे हैं, नकारे, अवसरवादी हैं? तो गलती तो उनकी भी है ना। देखिए, मैंने आपको रविंद्र इंडिकेट किया कि ये इतने लार्ज स्केल पे ये अभियान चलाया गया भारतीय जनता पार्टी से, इसमें कई कॉम्बिनेशन थे। कुछ लोग वो थे जो कि ईडी और सीबीआई और इनके केस चल रहे थे। मैं राजस्थान की ही अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं। कुछ इस तरीके से चले गए, कुछ ऊपर अवसर देख रहे थे इसलिए चले गए। हैं ये अवसरवादी लोग, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को इसमें बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। स्पष्ट अवसरवादिता है, और ये 4 जून के बाद इस कवायद का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, हम नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या ये गारंटी ली जा सकती है? 1000 क्या, क्यों गारंटी बहुत दी जाती है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। अरुण शर्मा जी, क्या ये गारंटी दी जा सकती है कि जितने भी नकारे हैं कल को कांग्रेस में आएंगे तो आप उनको नहीं लोगे? बोल दीजिए। कोई संभावना नहीं है इनकी वापस लिए जाने की, कोई संभावनाएं नहीं है। प्रताप राव जी, ये सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जब परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ये एनपीए जो टर्म बैंक का है, लोन लिया और चुका नहीं पाए, ये सारे के सारे नगीने आपके पास आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो किसी काम के नहीं है। रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी का तो बात है कि कांग्रेस पूरी पार्टी एनपीए हो चुकी है, वो नॉन परफॉर्मिंग पार्टी हो चुकी है, और बेसिकली जो परफॉर्मिंग असेट थी उनकी, वो इसलिए निकल कर बाहर आ रही है क्योंकि ये पार्टी अब परफॉर्म करना बंद कर चुकी है। और 14 के बाद तो इतना बुरा हाल है कि लगातार रसातल में जाती जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो निकम्मा, नकारा और नॉन परफॉर्मिंग, ये अशोक गहलोत की आदत है। उन्होंने जब उनके साथी थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी ये टर्म दी और उसके साथ वो जोड़ना चाहते हैं, उनकी अपनी राजनीति है। तीसरी बात ये है कि इसके जरिए इन्होंने बार बार कहा कि अवसरवादी, अवसर यानी कि इन सब लोगों को अवसर भाजपा में दिखाई दिया है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस हार चुकी है, ये जो चुनाव का जो मैदान है वो हार चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस एक अब नॉन परफॉर्मिंग पार्टी रह गई है, जो धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है। और लोग वास्तव में इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि नेता जिस तरह से बयान कर रहे हैं, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने साथ इतने लंबे समय तक, जिन्हें ये नकारा कह रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं, नॉन परफॉर्मर कह रहे हैं, उन्हीं के जरिए ये अपनी सरकार चलाते रहे, उन्हीं के जरिए अपनी पार्टी चलाते रहे, उन्हीं के जरिए ये प्रदेश का काम कराते रहे, और अब कह रहे हैं कि वो नकारा है। यानी कि इस प्रदेश की जनता को उन्होंने कितने धोखे में रखा। बार बार कहते रहे कि नहीं, मेरी सरकार जबरदस्त है, मेरी सरकार जनता के हित के लिए, और अब ये कह रहे हैं उन्हीं लोगों को जो उनकी सरकार में थे, जो उनकी पार्टी में थे, जो
जो उनके लिए काम कर रहे थे वो नकारा थे, यानी कि अवसरवादी के साथ जो असलियत है वो भी बाहर आ रही। शर्मा जी ने, प्रताप राव जी, एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाया गया इनको और इसी डर के चलते ये आपकी गोद में बैठ गए। ऐसा है रविंद्र जी, आप ईडी सीबीआई या किसी पुलिस से डरते हैं क्या? इसलिए नहीं डरते क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए देखिए, अगर किसी ने किया है तो ही वो डरेगा। तो हम इन सब को, इसका मतलब अशोक गहलोत का कहना है ये सब क्रिमिनल है, ये सब कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार कर चुके हैं, ये सब कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम कर चुके हैं। हाँ, वही कहने का मतलब क्रिमिनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा एक कहना है कि अपने ही साथियों को क्रिमिनल बता के अशोक गहलोत क्या करना चाहते हैं? ये कैसी राजनीति है? अपने इतने लंबी राजनीतिक काल में जिन लोगों ने उनका 40 वर्षों तक साथ दिया, जिन लोगों के साथ उन्होंने राजनीति की, आज उनके साथ छोड़ के जाने पर उनको क्रिमिनल कहना, उनको नकारा कहना, निकम्मा कहना, नॉन परफॉर्मिंग कहना, गालियां देना, ये किसी इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये कांग्रेस का नेचर, ये कांग्रेस का प्रकृति सामने आ रही है। और कांग्रेस की सरकार में रहते हुए ये भ्रष्टाचार। देखिए रविंदर, ये देखिए बड़ा आज की तारीख में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमने देखा है इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को 3 दिन पहले 72,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड माना था, जिसको नेशनल, आप तो राजस्थान के लोगों को बताइए ना। एक मिनट सर, राजस्थान बात वही है, बात वही है। अगर प्रधानमंत्री लेवल का आदमी 3 दिन बाद आपके इतने सारे जो नाम है उनमें से क्या क्या भ्रष्टाचार किया, थोड़ा खुलासा तो हो। ये जो राजस्थान के नेता जो छोड़ के गए हैं उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया, वो थोड़ा सा जनता को पता तो लगे। मैं उनको जवाब दे रहा हूं। कारण देखिए आपकी बारी आए जब आप बार बार ईडी की बात करते हैं, आपकी बारी आए तो बोल लीजिएगा। मालविया ने क्या भ्रष्टाचार किया था जो ईडी का डर था? कटारिया जी ने क्या भ्रष्टाचार किया जो ईडी का डर था? ये थोड़ा सा बताइए। बता रहे हैं प्रताप जी, क्योंकि जब खुलासा ही हो गया, जवाब दे रहे हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं। वो जो आपने सवाल उठाया वही मेरा भी सवाल है, वही बोल। हाँ जी, मैं अरुण जी बिल्कुल, मैं एक तो पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको ग्लेरिंग एग्जांपल दे रहा हूं कि अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सबसे करप्ट आदमी है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो मैंने जो लिस्ट गिनाई आपको, प्रताप जी प्लीज कैंपेन चला के, तो ये बताइए मेरे को, जो मैंने लिस्ट गिनाई इसमें से किसको बना दिया उप मुख्यमंत्री, किसको बना दिया मंत्री? आपके इसी उदाहरण की बात करूं, यहां कोई चांस नहीं है इनके। अरे यहां मुख्यमंत्री की अभी हम इंतजार कर रहे हैं रविंदर, इस राज्य में सरकार के गठन होने का। कोई सरकार थोड़ी है। पिछले 5-6 महीने से एक कमाल का तमाशा चल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ वो सबने देखा है। ये सर, राजस्थान की जनता ने लोगों की एक एमएलए की मीटिंग तो होती है, कांग्रेस का 2018 में भी देखा है सर। कांग्रेस की आदत रही है बिना नाटक के, लंबे खींचतान के बिना नहीं होता है इनके आरोप लगा रहे हैं। जैन साहब के पास आता हूं। जैन साहब, ये जो आज शब्दावली से बाहर निकले हैं शब्द, ये डिक्शनरी में से जो बड़े बड़े उपमाओं से नवाजा है पूर्व मुख्यमंत्री ने, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? और बड़े विस्तार से बात की, आधे घंटे तक पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, कई तरह के मुद्दे इसमें आए सामने। देखिए रविंदर, अशोक गहलोत कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उन्होंने 3 साल या 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। अब जो लोग छोड़कर गए, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, और उन लोगों के प्रति इनमें से काफी नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जिनको कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ही आगे बढ़ाया, उनको पनपाया, उनको मंत्री बनाया, विधायक, सांसद, सब तरीके से बनाया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको इतना बड़ा नेता या CWC का सदस्य बनवाना, उन सब के पीछे अशोक गहलोत की भूमिका रही। अब पार्टी जब संकट में आई, और अशोक गहलोत, इसमें कोई शक और संदेह नहीं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के बहुत निष्ठावान नेता है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा आज उस रूप में जाहिर की। उन्होंने जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पीड़ा दर्शा रहे थे कि संकट के समय पार्टी का साथ छोड़कर जाना किस तरीके का गद्दारपना है, नकारापन है या अवसरवादी है। अवसरवादीता तो रही है, जो जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के लोकसभा चुनाव, ये तो है नहीं
कि वो ये भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर आए, वो एक अफसर के रूप में भी आए कहीं ना कहीं। अब उनको अपनी राजनीति कांग्रेस में कहीं खत्म होती दिखी। और दूसरी तरफ एक रविंदर इसमें ये भी है, कांग्रेस पिछले 5 साल पूरे गुटबाजी में उलझी रही। अशोक गहलोत ने एक सरकार चलाने की कोशिश की, पूरी अच्छी सरकार चलानी, और लेकिन वही एक कांग्रेस का दूसरा गुट उसको नाकाम करता रहा। विधानसभा चुनाव की हार का जब विश्लेषण होता है तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी उभर कर आता है कि कांग्रेस में बड़ी भारी गुटबाजी थी, और उस गुटबाजी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव से पहले, और इसमें भाजपा भी कहीं ना कहीं सफल रही। भाजपा को अपना टारगेट 25 सीटों का पूरा करना था। सर मेरे को लेकिन ये भी सवाल आपसे पूछना है कि ये जो कांग्रेस के क्षत्रप हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं हैं अपनी पार्टी के नेताओं के दूसरे दल में जाने के? क्या इनमें से किसी ने भी पार्टी के नेताओं के जाने के वक्त किसी को रोकने की कोशिश की, किसी से बात की कि क्या गिला है, क्या शिकवा है? आइए आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए, बता दीजिए मुझे एक भी उदाहरण। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कांग्रेस के जो यहाँ प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं या जो जिम्मेदार नेता है, उनकी नाकामी तो है ही। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का जाना, पाला बदलना, ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी को तो दर्शाता ही। उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उनके गिले शिकवे भी सुनने चाहिए थे। लेकिन मैं जो पूर्व में कह रहा था अपनी बात की, जो गुटबाजी थी, पूर्व में आलाकमान ने कुछ गुटबाजी पे कहीं लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। पार्टी के जो प्रभारी महासचिव होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, उस चीजों को, नेताओं में मनमुटाव है या कहीं नाराजगी है तो उनको मनाया जाए, उनको पार्टी में किस तरीके से जोड़ा जाए, वो कहीं प्रयास उस स्तर पर नहीं हुआ। इसमें प्रभारी महासचिव की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। हाँ। और प्रदेश अध्यक्ष की भी रहती है कि उनको सोचना चाहिए था कि समय रहते इनको कहीं ना कहीं दबाया जाए और रोका जाए, पार्टी में दूसरी तरफ नहीं जाने दिया जाए। प्रताप राव साहब ये बताइए कि इन्होंने अपनी पार्टी के पूर्व नेताओं के बारे में तो बता दिया, जरा मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जनता भी सुनना चाह रही है। राहुल कसवा, प्रहलाद गुंजल, वो क्या थे और अब क्या है? देखिए, राहुल कसवा और प्रहलाद गुंजल दोनों को टिकट चाहिए था। पार्टी ने निर्णय किया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा और वो छोड़ के गए। मतलब लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि उस घर में हमेशा टूट फूट होती है। टूटता है वो घर जहां गृह क्लेश होता है। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कांग्रेस में गृह क्लेश इतना बढ़ चुका है, और ये गृह क्लेश लगता था कि थोड़ा कम होगा टूट फूट के बाद, लेकिन अशोक गहलोत के इस बयान के बाद लग रहा है कि ये क्लेश और बढ़ गया है। अब जब तक ये टूट कर एकदम बिल्कुल बिखर नहीं जाएगा और सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने आकर पूरी तरह से बिखरा नहीं देंगे, तब तक ये क्लेश चलता रहेगा, गाली गलौज चलती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप चलते रहेंगे। तो क्या आपको लग रहा है ये गाली गलौज जैसे शब्द आते रहेंगे? सचिन पायलट को दिए ये बात सचिन पायलट के लिए कही, और क्या उनको नकारा निकम्मा तो सबसे पहले उन्हीं को बताया गया, और उसी का जो आगे का जो नेक्स्ट सीरीज है, जो अगला जो एपिसोड है, हाँ। वो इन नेताओं को, क्योंकि ये साफ तौर पे जाहिर है कि उन्होंने बता दिया कि जो नाकारा निकम्मा कह के उन्होंने कह दिया कि ये जो निकले हुए नाकारा निकम्मा है, और सचिन पायलट जो पहले कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे और उन्होंने अलग गुट बना लिया था, जाके बैठ गए थे, वो सब नाकारा निकम्मा है। राव जी तो वो बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए, राहुल कसवा और प्रहलाद गुंजल अवसरवादी होते हुए जो आपकी पार्टी में आए, ये परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? देखिए ये अरुण जी एक मिनट, प्रताप जी, अरुण जी मेरे को देना, बोलिए साहब, बोलिए। देखिए, इनके यहाँ से भी ये जो 2 लोग आए हैं, प्रताप जी ने बताया इनको टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला, तो इन्होंने कांग्रेस की शरण ली। एक हिसाब से उस परिभाषा में तो आते हैं ये अवसरवादिता की। हमने कोई नाकारा निकम्मा नहीं कहा। लेकिन एक मिनट, आप ये जिस कलेश का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। दोस्त मेरे, मैं ये बता रहा हूं कि 4 जून का इंतजार कीजिए। आप हम सब कर रहे हैं, सबके आधार कार्ड में लोकल एड्रेस है जयपुर का, प्रताप जी का भी, मेरा भी। हाँ। अरुण जी, कलेश किसे कहते हैं उसकी ठीक से परिभाषा इनको पता लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के कलेश आपस में माथा नहीं फोड़ लें कांग्रेस के नेता, जिस लेवल के होंगे वो आप देखिए। अरुण जी, वास्तव में आप जैसे नेताओं को, आशुतोष जी, 4 जून को कलेश कहां होने वाला है? कि चुनाव हुए हैं,
8 मुख्यमंत्री के दावेदार रविंद्र जी, कलेश निश्चित तौर पर कहाँ होगा हम सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी शायद इंतजार 4 तारीख की उन तमाम औपचारिक घोषणाओं का करना चाहिए। और यह उसी की शुरुआत जो आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो उसी की शुरुआत है कि 4 तारीख को कलेश कहाँ होने वाला है। क्या कलेश होगा क्या राजीव जी? दोनों ही जगह होगा या एक ही जगह होगा? 4 तारीख के नतीजे के बाद यदि कांग्रेस की हार होती है तो रविंद्र, एक बात और निश्चित है, कांग्रेस में और बड़ा बिखराव भी होगा। उसके बाद और क्या परिवर्तन होता है, ये सब चीजें देखने वाली बात है, क्योंकि ये सब नतीजे पे डिपेंड है। कांग्रेस की यदि 1-2 ही सीटें आती हैं, बुरी हार होती है, तो मेरे को अरुण जी, मतलब अब से कांग्रेस को छोड़कर जो भी नेता जाएगा वो गद्दार होगा, वो कलेशी होगा, वो नक्कारा होगा, जो आज के बाद भी छोड़ के जाएगा या 4 जून के बाद भी। अरुण जी, बस लास्ट कमेंट। देखिए, ये तो स्पष्ट है, जो संकट में अपनी पार्टी, मां के समान पार्टी को धोखा देके छोड़ के जाएगा वो अवसरवादी है, वो गद्दार है, उसकी लॉयल्टी हमेशा शक में रहती है। जो लोग गए हैं तो देखना ये होगा कि वाकई क्या लॉयल्टी ही पैमाना है राजनीति में, और इस लॉयल्टी के आधार पर अगर कोई छोड़कर जाता है और गद्दार कहलाता है, वो वापस आने के बाद फिर क्यों सबसे प्रिय हो जाता है। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद देखिए फटाफट खबरों का बुलेटिन, राजस्थान एक्सप्रेस।